हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी एमपीसी 002 की अब लास्ट 2 क्लासेस रह गई हैं इजी नोट्स के एक्सप्लेनेशन की, जिसमें आज ये 9th वीडियो है। अडल्टहुड को आज हम स्टार्ट करेंगे और अडल्टहुड ही हमारा लास्ट टॉपिक है, पर ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये बात बताई थी एंड में। अर्ली, मिडिल एंड लेट अडल्टहुड की कैटेगरी में हमने इसे डिवाइड कर दिया है। पहले तीनों अडल्टहुड के जो फेजेज़ हैं उनके बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। एक बार मैं आप लोगों को इंडेक्स की तरफ ले आती हूँ, क्योंकि वो भी एक बार समझाना मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है जब मैं शुरुआत में चीज़ें क्लियर कर देती हूँ ना, कि हम ये आज पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि आज इतना इतना हमें पढ़ना है। अब हमारे सामने यहाँ पर टॉपिक्स देख सकते हैं आप। साइको सोशल चेंजेस अर्ली, देखिए यहाँ पे इस तरह के से हमने डिवाइड कर दिए हैं और टोटल हमारे पास यहाँ 8 टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, पर ये 8 से ज़्यादा हो जाएंगे पढ़ते वक्त, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स भी सभी की होंगी और इनको भी हमने पार्ट्स में ब्रेक किया है, तो काफ़ी टॉपिक्स हैं। तो जितने भी हैं फिलहाल हम देखते हैं क्या क्या हम कर पाएंगे। आप एक बार इसको ओवरव्यू आप कर सकते हैं कि साइको सोशल चेंजेस, कॉग्निटिव चेंजेस तो इतने होंगे ही, ये 2 पोर्शन तो मिनिमम होंगे ही आज की क्लास में, और फिर आगे बढ़ेंगे जिस भी हिसाब से जितना टॉपिक हमारे पास रहता है। आ जाते हैं हम जहाँ हमें पहुँचना है, पेज नंबर 48 पे। तो ये रहा हमारा टॉपिक जहाँ से हमें शुरुआत करनी है, एंड इट इज़ अबाउट अर्ली अडल्टहुड। अर्ली अडल्टहुड से शुरुआत करेंगे। अडल्टहुड की बात करते हैं तो इसको हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे इन टोटल? हम लेंगे 20 ईयर्स ऑनवर्ड्स, जैसे 21, 22 माना जाता है, यहाँ से लेकर पूरे लाइफ टाइम जो बचा हुआ हमारा जीवन का फेज़ है वो सारा अडल्टहुड ही है। और ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें इस समय हम सभी हैं, जितने भी एमए साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, अडल्टहुड से नीचे कोई होगा नहीं। तो आप सभी इसकी किसी न किसी कैटेगरी में फॉल होंगे, या तो अर्ली या मिडिल या फिर लेट। जिस भी कैटेगरी में आप फॉल हो रहे होंगे, जितना आगे होंगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास होंगे। और ये ऐसा टॉपिक है जब एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट बड़ी आसानी से लिख लेते हैं, क्योंकि जो यहाँ की नॉलेज है ना वो एक्सपीरियंस की फॉर्म में ऑलरेडी आपके पास है। तो आपको क्या ज़रूरत है और ज़्यादा चीज़ों को समझने की। बट हाँ, कुछ थ्योरीज वगैरह हैं, उन्हें हम ज़रूर कवर करेंगे। तो अर्ली एडल्टहुड का जो फेज़ है वो शुरुआती फेज़ है 20 से 40 ईयर्स का। इस पीरियड में जो चेंजेस आते हैं लाइफ में वो बहुत डिफरेंट होते हैं। अभी तक जो हमारी डिपेंडेंसी थी पेरेंट्स पर बहुत सारे चीज़ों को लेकर, वैसे तो बच्चे काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं टीनेज में, लेकिन बहुत हद तक रहती है। जैसे फाइनेंसेस को लेकर रहती है, तो उस डायरेक्शन में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं यहाँ से जो बच्चे होते हैं, यानी जो एडोलेसेंट होते हैं, वो अर्ली एडल्टहुड की तरफ आते हुए करियर डेवलपमेंट, इंटीमेट रिलेशनशिप, इंडिपेंडेंस को स्टैब्लिश करना, ये कुछ चीज़ें हैं जो इस फेज़ में एक स्टेप हमें आगे लेकर जाती हैं। ये जो स्टेज है वो फिजिकल हेल्थ यहाँ पे पीक होती है, एनर्जी बहुत हाई होती है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी बहुत शार्प होती हैं, अपना जितना अच्छा दिमाग हम उस समय इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वो फेज़ होता है। साइको सोशल ग्रोथ होती है और हमारे जो लॉन्ग टर्म के गोल्स और स्टेबिलिटी है उसके लिए ये एक फाउंडेशन क्रिएट करती है। अर्ली एडल्टहुड की जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इंटीमेट रिलेशनशिप फॉर्म होते हैं। ये वो स्टेज है जहाँ पे हमारे रिलेशनशिप्स होते ही हैं, और इनफैक्ट वो रिलेशनशिप आगे चल के मैरिज में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, और मैक्सिमम केसेस में मैरिज में ही कन्वर्ट होते हैं। एक्सप्लोरेशन एंड कमिटमेंट टू पर्सनल आइडेंटिटी एंड वैल्यू, लोग अपनी एक आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करते हैं, अपने वैल्यूज़ पर चलते हैं। डिसीजन मेकिंग भी काफ़ी हो जाती है, पेरेंटहुड, फैमिली रोल्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैरिज तो होती है, उस फेज़ में मैक्सिमम जाते ही हैं, तो पेरेंटहुड की तरफ बढ़ते हैं, फैमिली रोल्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे फिजिकल परफॉर्मेंस पीक पे होती है, और लेकिन जैसे 20 और 40 हमने फेज़ लिया तो जाहिर सी बात है जो 21 के अराउंड होगी वो 40 में नहीं होगी, तो वो अंडरस्टूड है, समझने वाली बात। बट इन जनरल हम बात करेंगे, इमोशनल मैच्योरिटी धीरे धीरे बढ़ती है, पर इसके शुरुआती फेज़ में इंसान उतना इमोशनली मैच्योर नहीं होता है। अपने जीवन के जितने उसको अनुभव मिलते हैं, जितने भी एक्सपीरियंसेस मिलते जाते हैं, उसके हिसाब से उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है, उतना वो रिस्पॉन्सिबल होता जाता है, और अपना एक सेल्फ रिफ्लेक्शन जो होता है वो बढ़ता है उम्र के साथ में। मिडिल एडल्टहुड की बात करें तो ये 40 से 65 ईयर्स की एज का काउंट होता है। ये एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें लाइफ में बड़े ट्रांजिशंस आते हैं। मतलब कुछ लोग तो इस एज तक आते आते ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं, और कुछ जो होते हैं अगर वो पेरेंट्स भी होते हैं तो ओल्डर एज के पेरेंट्स होते हैं। यहाँ पे करियर को एडवांस करने पर, बिगिनिंग की बात हो रही है, जाहिर सी बात है 65 पे आके तो कोई करियर एडवांसमेंट की बात करेगा नहीं। बिगिनिंग फेज़ में लोग अपने करियर को बेहतर बनाने में, पेरेंटिंग में, अपने जो भी लाइफ की डिज़ायर्स हैं उनको फुलफ़िल करने में, और बड़े गोल्स होते हैं लोगों के, कुछ कॉमन गोल्स होते हैं। जैसे हर पर्सन का ये होता है कि मेरा एक घर हो, कुछ असेट्स हो जिनको वो लेना चाहता है, वो सब चीज़ें इस एज में इंसान एक्वायर कर लेता है, इस एज तक आते आते जनरली कर लेता है।
और ये वैसा एक ऐसा भी टाइम है जहाँ पे हमारी फिजिकल हेल्थ जो होती है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, एजिंग का प्रोसेस बिगिन होना शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा कॉमनली नज़र आता है हमारी स्किन के थ्रू, बालों के थ्रू। किसी भी पर्सन को हम देखते हैं ना तो उसकी स्किन, उसके बाल देख के ही हम बता देते हैं कि वो किस एज की कैटेगरी में होगा, है ना। लोग ध्यान भी बहुत रखते हैं अपना, लेकिन फिर भी ये बताया जा सकता है। तो मिडिल अडल्टहुड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न बढ़ जाती है, हेल्थ और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर फोकस रहता है, करियर के पीक पर होते हैं, प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट को एक्वायर करते हैं, फैमिली रोल और डीपर हो जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग तो लेटर एज तक आते आते ग्रैंड पेरेंट्स भी बन जाते हैं, तो उसी हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। और एनहांस सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड स्टेबिलिटी, हर चीज़ बढ़ती जाती है एक्सेप्ट फॉर फिजिकल हेल्थ, वो डिक्लाइन की तरफ जाती है। राइट, सेल्फ फुलफिलमेंट, मीनिंग एंड लाइफ इवैल्यूएशन, ये सब इस एज में करते हैं। लेट अडल्टहुड, जिसको हम ओल्ड एज भी कहते हैं, मैं इस पूरी सीरीज़ में तीसरी बारी बात बता रही हूँ कि आपका क्वेश्चन लेट अडल्टहुड भी आ सकता है और ओल्ड एज भी आ सकता है, कुछ भी आए आपको समझ लेना है कि ये दोनों बातें एक ही हैं। कुछ स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, वो लेट अडल्टहुड में मिडिल वाली चीज़ें पोस्ट कराते हैं, उन्हें लगता है कि लेट मतलब ये हो गया ओल्ड एज से पहले का टाइम। ऐसा लगता भी है, सुनने में भी ऐसा फील होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेट अडल्टहुड है, उसको ओल्ड एज का ही दूसरा नाम है। ये जो है वो 65 के अराउंड बिगिन होता है और एंड ऑफ लाइफ तक चलता है। यहाँ पे वो सभी चीज़ें होती हैं। ओल्ड एज में आप जानते हैं क्या क्या होता है, रिटायरमेंट होना, हेल्थ का और ज़्यादा डिक्लाइन होना, और रिलेशनशिप में और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाना, कॉग्निटिव डिक्लाइन होना, इमोशनल लेवल पर मैच्योरिटी और बढ़ना। तो कुछ एरियाज़ हैं जिनमें ग्राफ ऊपर जाता है, कुछ में नीचे जाता है। कुल मिला के ओल्ड एज का ये फेज़ होता है। इस फेज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, नोटिसेबल डिक्लाइन होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना में आराम से अलग से नज़र आ जाता है कि पर्सन ओल्ड एज में है। अपनी एक्टिव प्रोफेशनल लाइफ से वो रिटायरमेंट ले लेता है, हो जाता है रिटायरमेंट, उसका ले क्या लेता है, हो ही जाता है। ग्रेटर फोकस ऑन लाइफ रिव्यू एंड रिफ्लेक्शन, हेल्थ कंसर्न बहुत बढ़ जाते हैं, मेडिकल नीड्स बढ़ जाती हैं। कुछ लोगों के साथ में उनके लॉस ऑफ लव्ड वंस भी होते हैं, बल्कि कुछ के मैक्सिमम के संग होने ही लग जाते हैं, डिपेंड करता है किस एज में किसका पार्टनर चला जाए, तो वहाँ से ग्रीफ और लोनलीनेस भी पर्सन एक्वायर कर लेता है। फैमिली में भी रोल शिफ्टिंग हो जाती है, ये कुछ लोगों के पहले भी हो जाती है 65 तक आते आते, लेकिन उस कुछ लोगों के जिनके जो लेट पेरेंट्स बनते हैं उनके लिए ये फेज़ आगे जाके होता है। और दूसरों पर डिपेंडेंसी आने लगती है। ये एक बात है कि जहाँ एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है उनकी, बहुत सारी चीज़ों की होती है, वहीं दूसरी तरफ डिपेंडेंसी भी हो जाती है। देखा है हमने कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो कहते हैं कि हम मम्मी पापा के साथ रहते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं, अडल्टहुड तक आते आते हैं, मिडिल अडल्टहुड तक, उनकी लैंग्वेज में क्या स्टेटमेंट होता है कि हमारे मम्मी पापा हमारे साथ रहते हैं। वही फेज़ चल रहा है। मैं ख़ास तौर से अगर मेल्स की बात करूँ तो फीमेल तो चलिए मैरिज होकर चली जाती हैं, लेकिन मेल तो वही होते हैं ना जो बचपन से पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं। तो इस स्टेटमेंट में क्या गलत है क्या सही है इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि डिपेंडेंसी हो जाती है अपनी हेल्थ की वजह से, और बहुत सारी मेमोरी इश्यूज़ होने लगते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो जब जहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आएंगी अगर हमारे साथ किसी भी तरीके की, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे साथ तमाम प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स का मतलब डिपेंडेंसी, यानी कि हम पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थे फाइनेंसिस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, केयर के लिए। तो हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे। अब पेरेंट्स को ज़रूरत है तो इसीलिए स्टेटमेंट यूज़ हो जाता है कि मम्मी पापा हमारे साथ रहते हैं। राइट, ऐसा बोलते हैं सब लोग, बट ठीक है, जो भी है उसको हम सही गलत जजमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे, वो हमारा काम भी नहीं है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो वो टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं जो हमने इंडेक्स में देखे थे। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, वहाँ पर आपने एक लाइन में देखा था साइको सोशल चेंजेस इन अर्ली, लेट, मिडिल एंड लेट अडल्टहुड। हम यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ेंगे साइको सोशल चेंजेस, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा इतना, फिर इस तरह से मिडिल पढ़ेंगे और फिर इसी तरीके से हम पढ़ेंगे आगे लेट अडल्टहुड। देखिए, तो ये तीन मिलाकर अभी वो एक ही टॉपिक हुआ है। जो मैंने आपको 8 दिखाए थे ना इंडेक्स, इसीलिए मैं आपको दिखा रही थी। इंडेक्स की जो पहली लाइन थी वो ही इतना है, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं 2 के आगे उसमें आगे बढ़ूँगी, लेकिन जितना भी है फ़िलहाल कवर करूँगी। अब 2 टॉपिक हो, 3 हो, जितने भी हो, 2 वीडियो बने चाहे 3 बने। हाँ, आ जाते हैं, वापस आना पड़ेगा हमें, कहाँ से कहाँ पहुँच गई मैं आपको बताते बताते। हाँ, ये सब हो गया था, है ना। अब आते हैं साइको सोशल चेंजेस इन अर्ली एडल्टहुड। साइको सोशल का मतलब क्या होता है, मैंने कई बार बताया है, हम सोशल लेवल पर और इमोशनल लेवल पर जो हमारा साइकोलॉजिकल कॉम्बिनेशन बनता है वो साइको सोशल होता है। तो ये तीनों फेजेज़ में कैसे कैसे चलता है, क्योंकि जो ये टॉपिक्स हैं वो हमारी खुद की लाइफ के बहुत अराउंड है। मैंने कहा कि हम सभी जो MAPC के स्टूडेंट्स आप हैं वो सब इस फेज़ में हैं, तो हम क्विक भी चल सकते हैं, मतलब बहुत ही डीपर में जाके बारीक बारीक बातें नहीं भी करेंगे तो हमारा अच्छा एक्सप्लेनेशन फिर भी होगा। Early adulthood is marked by a shift from identity exploration to the formation of deeper social connection and adult roles.
एरिक्सन ये कहते हैं कि जो साइकोसोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इस पीरियड में वो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन होता है। इसको ज़रूर समझेंगे थोड़ा सा अच्छे से। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का क्या मतलब होता है? आपको इस फेज़ में, और मैं बिगिनिंग की अभी बात कर रही हूँ, मैं 21 से 30 के बीच ही चल रही हूँ फिलहाल। इस फेज़ में आप देखते हैं जो इस उम्र के लोग होते हैं, यंगर जनरेशन जो होती है, वो आपको दो तरीके से नज़र आएंगे। एक तो वो होंगे जो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, उनके कोई रिलेशनशिप्स नहीं होते, वो उनके फ्रेंड्स भी ज़्यादा नहीं होते, वो आइसोलेट होकर अपनी लाइफ को बिल्ड करने में लग जाते हैं, वो आइसोलेशन पसंद करते हैं। आइसोलेशन की कैटेगरीज और भी हो सकती हैं कि जिनका हार्ट ब्रेक ज़्यादा हो जाता है या कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो वो भी आइसोलेट हो जाते हैं। और दूसरी वो कैटेगरी होती है जो इस टाइम पर खूब एक्सप्लोर करते हैं, दोस्त और रिलेशनशिप और आसपास के लोगों के बीच में घूमना फिरना सब कुछ चलता है उनका। तो ये दो वर्सेस लगाए ना, तो दो में से कोई एक ही कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो अर्ली एडल्टहुड में इन दो में से कोई एक चीज़ देखने को मिलती है। यंग एडल्ट जो होते हैं वो इमोशनल क्लोजनेस, मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाना, उस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना, फिर मैरिज, फिर फैमिली, धीरे धीरे चीज़ें को बढ़ना, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। और अगर उनकी रिलेशनशिप अच्छे से इस्टेब्लिश ना हो पाए तो क्या होगा? इमोशनल आइसोलेशन, लोनलीनेस, डिस्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब आने लगता है। इस स्टेज में इंडिविजुअल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंस डेवलप कर लेते हैं अपनी फैमिली से और एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। इसमें हम आगे भी बढ़ सकते हैं। 40 ईयर्स की एज तक भी आप देखिए, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो खुद भी पेरेंट्स बन जाते हैं। मतलब वो जो अभी तक हमारे एडोलेसेंट थे, बच्चे थे, वो आगे बढ़े, एडल्टहुड में आए, अब वो पेरेंट्स बन जाते हैं। जब पेरेंट्स बनेंगे तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी आएगी, अपने बच्चे हो जाएंगे तो उनको भी देखना है, तो उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और एक फाइनेंशियल ट्रांजिशन भी हो सकता है, इमोशनल इंडिपेंडेंस भी आ जाती है। इसके अलावा ये जो साइकोसोशल चेंजेस होते हैं ये क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं? कमिटेड रिलेशनशिप बनाना, करियर का डेवलपमेंट होना, करियर डेवलप होता है, बहुत अच्छे से होता है। ये सबसे ज़्यादा एनर्जी का टाइम होता है जिसमें लोग आपको जॉब स्विच करते हुए नज़र आएंगे, लोकेशंस बदलते हुए नज़र आएंगे, या फिर अपने वर्क के साथ एक पैसिव इनकम वाला वर्क करते हुए नज़र आएंगे। तो ये वो टाइम होता है, करियर जो है पीक पर होता है लोगों का, मतलब पीक पर एटलीस्ट वो लेकर जाने की कोशिश करते ही हैं, उसके लिए अपनी एनर्जी पूरी पीक पे ले जाते हैं, करियर जहाँ भी जाए। रोल एक्सप्लोरेशन, यंग अडल्ट्स एक्सप्लोर एंड अडॉप्ट वेरियस रोल, स्पाउस बनते हैं, पेरेंट्स, एम्प्लॉई, वेरियस रोल को इस समय पे प्ले करते हैं, तो ये भी एक फेज़ होता है। इमोशनल मैच्योरिटी आती है, हाँ बढ़ती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, धीरे धीरे इमोशनल मैच्योरिटी का क्या है वो बढ़ती रहेगी लाइफ के एंड तक, और जितना आगे आप होंगे उतना आप बेहतर होती जाएगी, तो वो बढ़ती है। एस्टैब्लिशिंग पर्सनल वैल्यूज़, अपने वैल्यू सिस्टम को और सॉलिडिफाई करते हैं और अपनी ही फिलॉसफीज़ उनकी होती हैं। तो इंडिविजुअल जो होते हैं वो गोल सेटिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लाइफ डायरेक्शन को लेके ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर ये क्वेश्चन जो है वो आपको 10 मार्कर में और बड़ा बनाना है तो आप इन्हीं पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल्स ऐड कर देंगे, ठीक है। ये जो आपको जितने भी पॉइंटर्स दिख रहे हैं आप इसी में एग्जाम्पल ऐड करेंगे कि क्या कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आप कंटेंट को बढ़ा सकते हैं। साइकोसोशल चेंजेस इन मिडिल अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड में जो कोर कॉन्फ्लिक्ट होता है एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी के अकॉर्डिंग वो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इसको समझेंगे पहले। मिडिल अडल्टहुड होता क्या है? यहाँ पे साइकोसोशल शिफ्ट आते हैं, इंडिविजुअल स्टेबिलिटी, कंट्रीब्यूशन, मीनिंग, इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा एसोसिएट होने लगता है। जनरेटिविटी इन्वॉल्व्स कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी एंड हेल्पिंग द नेक्स्ट जनरेशन, दिस मे बी एक्सप्रेस्ड थ्रू पेरेंटिंग एंड मेंटरिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जनरेटिविटी का मतलब हो गया कुछ ऐसा जनरेट करना जिसमें हम सोसाइटी को वापस कर सकें। कहते भी है ना बहुत सारे लोग कि हमने अपनी लाइफ में बहुत एक्वायर कर लिया, अब दिस इज़ द टाइम टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। तो वो बैक टू द कम्युनिटी 40 से पहले नहीं आ सकता, उस टाइम पे तो हम खुद के लिए ही कर रहे होते हैं। पहले खुद जो होता है ना कि जब आपका खुद का पेट नहीं भरा होगा, आप खुद आपके अंदर भूख होगी तो दूसरे को ऑफर नहीं कर पाएंगे। वही वाली चीज़ है कि यहाँ पर जो लोग होते हैं वो जनरेटिविटी को व्यू करते हैं। अब वो किस किस फॉर्म में होगा? पेरेंटिंग एंड मेंटरिंग, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, करियर अचीवमेंट्स, क्रिएटिंग लास्टिंग लेगेसीज और पर्सनल प्रोजेक्ट्स, कुछ भी ऐसा करना। पेरेंटिंग तो एक कॉमन ही है, सभी करते हैं, अपनी आने वाली जनरेशन को ग्रो करते हैं, अच्छी वैल्यूज़ देते हैं, नर्चरिंग करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी लोगों के और रोल होते हैं, जैसे कि आप एक पेरेंट हैं पर आप एक एजुकेशन की फील्ड में भी आप कुछ हो सकते हैं। अब आप जो भी आप जॉब कर रहे हैं उस रोल से एसोसिएट आप कुछ कर सकते हैं। तो वो जो भी हम करते हैं मोस्टली तो प्रोफेशनल लाइफ से ही एसोसिएट हो जाता है, क्योंकि एक पर्सनल और प्रोफेशनल के बाद तीसरा कुछ बचता नहीं है नॉर्मली लोगों के पास करने के लिए। बहुत ही मल्टीटास्किंग होते हैं जो टाइम मैनेज कर लें, अदरवाइज आप एक पर्सनल लाइफ जी रहे हैं और एक प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं, उसके अलावा कुछ ज़्यादा हो नहीं पाता है। तो इंडिविजुअल्स विद हाई जनरेटिविटी ऑफ्टन रिपोर्ट ग्रेटर लाइफ सेटिस्फेक्शन, जितना लोग चाहते हैं वो कर पाएँ, जब वो वैसा कर पाते हैं तो उनको एक लाइफ सेटिस्फेक्शन फील होता है, उन्हें लगता है हाँ भाई हमारे जीवन जो है अब संतुष्टि आ रही है कि हम जो चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं।
और वो कर भी इसलिए पाते हैं कि इस एज तक आते आते ना 40 प्लस होते होते जो उनके बच्चे होते हैं, अगर वो पेरेंट्स टाइम पर बन गए हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं वो अपनी टीनेज में होते हैं, उस टीनेज में वो भी अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो कहीं ना कहीं इतने बड़े बच्चे होने की वजह से वो थोड़ा फ्री हो जाते हैं उस एक डायरेक्शन से, जो अभी तक बच्चों को हर चीज़ स्पून फीड कर रहे थे वो नहीं करनी होती है, जिसकी वजह से फ़र्क पड़ता है, तो टाइम मिलता है, चीज़ें कर पाते हैं। स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि जब हमें समय से चीज़ें हमारी लाइफ में ना हो पाए तो हम एक जगह पे स्टैग्नेंट हो जाते हैं। स्टैग्नेंट मतलब अटक जाना, तो अटकेगा वही जो सही से चल नहीं पाया होगा, है ना। बहुत सभी का जीवन एक जैसा तो नहीं चलता, सब अपनी अपनी लाइफ की स्पीड में चल रहे हैं। तो कुछ लोग जो जैसे मान लीजिए कोई जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल करता रहता है, जैसे कुछ मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो IAS एस्पिरेंट होते हैं, UPSC एग्ज़ाम करते हैं, या बहुत सारे इस तरीके के सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत समय उसमें लगा देते हैं, तो उनकी एज काफ़ी आगे चली जाती है, तो उन्हें ये फील होता है कि हम वो चीज़ें टाइम पे नहीं कर पाए, उसकी वजह से वो मैरिजेस डिले करते हैं, फिर मैरिजेस होती हैं कहीं, फिर उनकी फैमिली डिले हो जाती है। अब ये एक एग्जाम्पल है, और भी ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं जिनमें लोगों की लाइफ उस ट्रैक के हिसाब से नहीं चलती, या किसी की चल भी गई ना टाइम से तो कुछ और ऐसे रीजंस आ जाते हैं जिसमें सेपरेशन, डिवोर्सेस, डेथ, कुछ भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से लाइफ में कोई ट्रांजिशन आ सकता है। तो इन सब के होने की वजह से जब लाइफ एक स्मूथ नहीं चलती और उसमें ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, तो पर्सन कहीं ना कहीं जाके स्टैग्नेंट तो हो ही जाएगा। तो 2 फेजेज़ हैं, एक तो सेटिस्फेक्शन का फेज़ हो गया 40 अबव के बाद, कि चीज़ें जो हमने हमारी लाइफ में चलती रही, अब हम दूसरों को वापस करके, कम्युनिटी को वापस करके एक सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं कि हाँ यहाँ तक हम चले, अब इसके आगे हम वापस करना चाहते हैं। पर दूसरे वो हैं जो खुद नहीं एक्वायर कर पाए, तो उसकी वजह से वो स्टक फील करते हैं, तो वहाँ पे इमोशनल एम्प्टीनेस फील होती है। मिड लाइफ क्राइसिस भी आने लगता है। मिड लाइफ क्राइसिस का मतलब हो गया लाइफ के बीच में पहुँच के ऐसा फील करना कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ अटका हुआ सा है, उसी को हम क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है। फिर इसकी वजह से उनको मोटिवेशन या डिप्रेशन भी फील होता है, मोटिवेशन का लॉस या डिप्रेशन फील होता है। जब इंडिविजुअल अपने पर्सनल गोल को अचीव नहीं कर पाते या फिर मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं बना पाते, तब उन्हें स्टैग्नेशन फील होता है। और क्या साइको सोशल चेंजेस हैं? अच्छा, एक चीज़ नोटिस कीजिएगा आप, यहाँ पर अभी हमने मेजर बात की नहीं है, यहाँ पे स्टैग्नेशन वर्सेस आइसोलेशन को ही डिफाइन कर रहे थे। तो ये जो आइसोलेशन वर्सेस स्टैग्नेशन है ना, ये 3 मार्कर में C सेक्शन में पूछ लिया जाता है, इसीलिए इसको थोड़ा मैंने यहाँ बढ़ा दिया था लिखते वक्त, कि थोड़ा सा बढ़ा दिया था कि आप लोगों को एक लाइन में एटलीस्ट आप एक्सप्लेन कर सकें। अब आप बहुत कुछ है आपके पास, फिर आपके खुद के पास भी बहुत कुछ है एज एन एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल्स, तो आप वो भी बढ़ाएंगे। और कुछ और साइको सोशल चेंजेस हैं, एक तो हमने बात कर ली और बाकी ये सब हो गए। क्या क्या होता है अब देखिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन, आइडेंटिटी रिवैल्यूएशन। यहाँ पे पर्सन फील करता है कि उसने क्या क्या लाइफ में चीज़ें करी, तो अपना एक इवैल्यूएशन करता है। मैरिटल एडजस्टमेंट, सबके मैरिज के जो फेजेस होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते, तो इस एज तक आते आते हो सकता है कई बार वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से बहुत सारी चीज़ों में एडजस्ट कर रहा हो। पेरेंटिंग शिफ्ट होती है, जब बच्चे, मैंने कहा, इस टाइम पर आके बड़े हो जाते हैं, तो ये वो फेज़ होता है जब आप वो उस तरीके की पेरेंटिंग से दूसरे तरीके की पेरेंटिंग की तरफ जाते हैं, जब आपको ही अपने बच्चों को आगे लेकर जाना होता है। इसके अलावा ये जो फेज़ होता है, इसमें हमें 2 तरफ देखना होता है, ना केवल अपने बच्चों को बल्कि अपने पेरेंट्स को। तो एक हम मिडिल में आ जाते हैं और हम अपने एजिंग पेरेंट्स का भी ध्यान रखते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, ऑफ कोर्स ये यहाँ पर बढ़ती है और बहुत अच्छी स्टेबिलिटी को एक्वायर हम कर लेते हैं। कुछ लोग स्पिरिचुअल और एग्जिस्टेंशियल रिफ्लेक्शन को भी एक्सपीरियंस करते हैं, यानी लाइफ का डीपर मीनिंग क्या है, हम क्यों लाइफ में जी रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, अब जो लाइफ बची है उसको कैसे खुशी से गुजारें। 40 प्लस के बाद बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे, अरे अब ज़िंदगी बची ही कितनी है, अब करना ही क्या है, देखो अब जो ज़िंदगी के इतने साल बचे हैं जैसे कट जाएं। कुछ आपको इस तरीके की बातें करते हुए मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग इस तरीके की बातें नहीं करेंगे। इनफैक्ट वो ये सोचते हैं कि कैसे हम अपने लाइफ का जो भी हमारा फेज़ है अब उसको और बेहतरीन बनाएं, कि मतलब हर मोमेंट ऐसा फील हो वर्थ लिविंग। और वो ऐसी बातें करते हुए कहीं नहीं दिखेंगे, वो ऐसे वर्क करते हुए दिखेंगे। तभी मैं भी आपको ये बता पा रही हूँ कि वो चीज़ें हम फील कर रहे हैं उनके सिनेरियोज़ में, उनके एक्शंस में, उनके बिहेवियर में। वो आने वाली जनरेशन के लिए कुछ कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा जो है, फ़िलहाल कुल मिला के वो लाइफ को एक मीनिंग देने की कोशिश करते हैं। तो साइको सोशल डेवलपमेंट मिडिल अडल्टहुड में बैलेंसिंग के लिए है और फ्यूचर जनरेशन को नर्चर करने के लिए है, पहले वाली जनरेशन की केयर करने के लिए है, और सेटिस्फेक्शन और अपना इवैल्यूएशन इन सबको एक्सपीरियंस करने के लिए है। अब आता है ओल्ड एज। ओल्ड एज में साइको सोशल चेंजेस कैसे होंगे? यहाँ पे बहुत सारा शिफ्ट होता है इमोशनल, सोशल और इंटरपर्सनल डायनामिक्स में, क्योंकि लोग आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे वन ऑफ द सेंट्रल साइकोलॉजिकल टास्क क्या है एरिक्सन के अकॉर्डिंग? इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर।
द प्रोसेस ऑफ लुकिंग बैक ऑन लाइफ विद ईदर अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और रिग्रेट। इस इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर को हम और बेहतर समझेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि पर्सन जो है, देखिए अभी जो पिछला फेज़ था उसमें वो चीज़ें प्रेजेंट में थी, वही चीज़ें उठ के पास्ट हो गई क्योंकि हम आगे बढ़ गए। अब बिल्कुल समझ गए होंगे आप, मुझे नहीं लगता एक्स्ट्रा कुछ भी बताने की ज़रूरत है। वही इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर को दिखाता है कि पर्सन या तो अपने पीछे की हुई चीज़ों को अप्रिशिएट करता नज़र आएगा और उसी बिहेवियर को कंटिन्यू करेगा, या फिर वो रिग्रेट करेगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना कि कुछ लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि अरे यार हम क्या करें, तो वो चीज़ चलती रहती है आगे, वही कहलाती है इंटीग्रिटी या फिर डिस्पेयर। अब जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं वो आपको नज़र आएंगे लाइफ को रिव्यू करते हुए, लाइफ मीनिंगफुल थी या कैसा उनको पीस, सेंस ऑफ पीस मिला, एक्सेप्टेंस को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर उनके अंदर या तो बिटरनेस होगी या डिस्पेयर होगा, है ना। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर की हम बात कर रहे हैं। रोल ट्रांजिशन, रिटायरमेंट brings a major change in daily routine and self identity. Many elderly people must adjust to not having a professional role, जिससे उनको सेल्फ वर्थ और सोशल इंगेजमेंट में डिफ़िकल्टी फील होती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे, अभी तो फ़िलहाल इस फेज़ में भी चल ही रहे हैं, जो जॉब से रिटायर होते हैं और उन्हें काइंड ऑफ पेंशन या कुछ भी ऐसा मिलता है जिससे वो अपनी लाइफ सर्वाइवल अच्छे से चलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिपेंडेंट हो जाते हैं, आफ्टर सैलरी दे डोंट हैव एनीथिंग, तो उसमें उनको फील होता है जैसे अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, अब हम कैसे चीज़ों को करें। जिन लोगों ने अपने इकोनॉमिक सेटलमेंट्स अच्छे से किए होते हैं फ्यूचर का, वो नहीं परेशान होते, लेकिन जिन लोगों ने लाइफ में उस फेज़ में जब वो अर्न कर रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया होता है, तो उनको आगे चल के प्रॉब्लम आती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि वो अपने अपने आप को देखते हैं कि कहाँ पर हम एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि जब इंसान के पास इस एज में आके ना, क्योंकि जब जो ओल्ड एज में आते आते आपने अक्सर देखा होगा लोग मनी को लेके काफ़ी कॉन्शियस हो जाते हैं, और वो ठीक भी है क्योंकि उस समय पर जो जैसी उनकी हेल्थ होती है, उनको उनका ये फील करना कि हम मनी को स्पेंड करके, पैसों को खर्च करके अपनी हेल्थ की एटलीस्ट केयर करवा सकते हैं, वो गलत नहीं है। तो उस वजह से उनका जो यहाँ पे अपनी सेल्फ वर्थ है वो शिफ्ट हो सकती है थोड़ी बहुत। अच्छा, सोशल नेटवर्क बदलता है क्योंकि जो उनके साथ के लोग हैं वो भी कितने लोग रह जाते हैं दुनिया में, चले जाते हैं, तो उस वजह से उनको ऐसा फील होता है कि वो कई बार तो अपने दोस्तों के साथ है लेकिन उनको हेल्थ इश्यूज़ है, किसी की सडन डेथ हो जाती है, तो वो चीज़ भी उनको हार्ट ब्रेक देती है। थोड़ा बहुत बुरा फील होता है कि हाँ हमारे साथ का पर्सन था, चला गया तो हम भी कभी चले जाएंगे, ऐसा फील होने लगता है। धीरे धीरे सोशल आइसोलेशन उन्हें फील होने लगता है। इमोशनल रेगुलेशन की बात करें तो ये बहुत हद तक फैमिली पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके की फैमिली में वो हैं, उनकी फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है। क्योंकि ओवर टाइम पेरेंट्स अपने हिसाब से एक एटमॉस्फेयर बिल्ड तो करते ही हैं, मान लेते हैं बहुत अच्छा भी करते हैं, पर फैमिली में बाहर के लोगों की भी एंट्री होती है। जैसे जैसे रिलेशनशिप्स बढ़ते हैं तो डायनामिक्स बदलते हैं। अब उन बदलते डायनामिक्स के साथ में पुराने लोगों का एडजस्टमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इमोशनल रेगुलेशन में भी फ्लक्चुएशन आती है। और फिर आ रही होती है एक नई और जनरेशन, सबसे छोटी, उनकी तो दुनिया ही अलग होती है, तो वो उसकी वजह से उनका इमोशनल रेगुलेशन मूवमेंट करता रहता है। इंटर जनरेशनल रिलेशनशिप, ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे मैंने भी बात करी कि ग्रैंड पेरेंटिंग करना, उनके साथ में चीज़ों को फील करना, वो भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होता है। कई तरीके के लॉस हो सकते हैं, तो उस लॉस के संग कोप करना, लॉस भी स्पाउस का लॉस हो जाना, फ्रेंड्स का चले जाना, लोनलीनेस फील करना, ये सब चीज़ें भी होती हैं। और अगेन स्पिरिचुअल और एग्जिस्टेंशियल ग्रोथ होती है, जिसके बारे में मैंने आपको भी बता दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। साइकोसोशल चेंजेस आपने तीनों फेजेस में पढ़ लिए। अब कोई भी फेज़ आ जाए आप समझ पा रहे होंगे कि हमें क्या लिख के आना है, कैसे लिख के आना है, कितना कंटेंट हमें उसमें क्रिएट करना है। मैं अब कॉग्निटिव चेंजेस और लूँगी, अडल्टहुड के तीनों फेज़ का कॉग्निटिव चेंजेस लूँगी, क्योंकि इतना ही हम कर पाएंगे बेस्ड ऑन द टाइम लिमिट वी हैव। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है अर्ली एडल्टहुड में, जो कि और ज़्यादा, अभी हम वापस आ गए हैं 21 से, अब मूवमेंट चलता रहेगा 21 से 40, 40 से 60, 65 प्लस, ये माइंड में आपके ट्रैवल चलता रहना चाहिए। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्ली एडल्टहुड में क्या होता है, रिजिड ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग जो होती है एडोलेसेंस की, उससे आगे बढ़ता है। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल चेंजेस इज़ द एमर्जेंस ऑफ पोस्ट फॉर्मल थाट, जो कि एक फ्लैक्सिबल और इंटीग्रेटेड फॉर्म है थिंकिंग की, कि कैसे इंडिविजुअल जो होते हैं वो किसी भी जो चीज़ें उनको दिख रही हैं वैसी नहीं हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। कॉग्निटिव ग्रोथ जो होती है वो प्रैक्टिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से कैरेक्टराइज्ड होती है, यानी जो एडल्ट्स हैं वो लॉजिक लगाते हैं रियल लाइफ सिनेरियो में। अब जितना वो किताबी ज्ञान लेकर आए थे ना, जितना भी बुकिश नॉलेज उनके पास थी, उससे आगे बढ़ के सोचते हैं कि लाइफ उसके अलावा भी है, जो रियल में चल रहा है उसको हम अपनी नॉलेज से कैसे बैलेंस करें। उसी के हिसाब से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करते हैं, सिचुएशंस को देखते हैं, एवेलुएट करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। पीक इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस अकर एट दिस स्टेज,
प्रोसेसिंग स्पीड, वर्किंग मेमोरी, मैंने आपको बताया था प्रोफेशनल लाइफ इसी से इम्पैक्ट होती है, क्योंकि इस समय पर कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव लेवल पर जो भी हमारी एबिलिटीज़ हैं वो सब बहुत शार्प होती हैं। इसके अलावा कॉग्निटिव लेवल पर ही हम बात करें तो मॉरल और एथिकल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। डीपर क्वेश्चन में इंगेज हो जाते हैं अडल्ट्स, फेयरनेस, जस्टिस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। क्रिएटिविटी और इनोवेशन काफ़ी हाई होता है। यही वो फेज़ होता है 21 ऑनवर्ड्स जहाँ पर आपको बहुत ही क्रिएटिव डिस्कवरीज करते हुए लोग नज़र आएंगे। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, बहुत सारी हायर एजुकेशन में जाना, वोकेशनल ट्रेनिंग में जाना, अपनी ही लर्निंग के बेसिस पर कुछ क्रिएट करना, या दूसरों को एजुकेशन इम्पार्ट करने का काम करना, या दूसरों को किसी तरीके की नॉलेज देना, ये सब काम जो होता है वो इस फेज़ में करते नज़र आते हैं। तो कॉग्निटिव मैच्योरिटी अच्छी होती है अर्ली एडल्टहुड में, जो कि कह सकते हैं पीक पर होती है। लोग ज़्यादा इंडिपेंडेंटली सोच पाते हैं, नए थॉट्स बना पाते हैं, बैलेंस लाइफ चॉइसेस क्रिएट कर पाते हैं। मिडिल तक आते आते क्या बदलता है, कॉग्निटिव डिक्लाइन में थोड़ा बहुत डिफरेंस आने लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे तो स्टेबल माना जाता है इस टाइम पर कॉग्निटिव जो हमारी एबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन 60 तक आते आते ऑफ कोर्स डिक्लाइन होने लगता है। मेमोरी में, रिटेंशन में, हमारे जो और भी बहुत सारे फीचर हैं हमारे, उन सब में, जैसे प्रोसेसिंग स्पीड हो गई, रिएक्शन टाइम हो गया, वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है। पर वर्बल स्किल, इंडक्टिव रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, ये थोड़ा आपको पीक पे नज़र आएंगी इस फेज़ में भी। यहाँ पर हम बात करते हैं एक्यूमुलेटेड नॉलेज जो होती है वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली हम यूज़ कर पाते हैं। उसका जो कुछ भी नॉलेज हमने अभी तक ली होती है वो हमारे पास एक्सपीरियंस के फॉर्म में बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का भी डेवलपमेंट होता है, जो कि हमारे एक्सपीरियंस, एजुकेशन और लर्न स्किल का कॉम्बिनेशन होता है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस टेंड्स टू रिमेन स्ट्रॉन्ग और इंक्रीज, whereas fluid intelligence, the capacity to solve novel problems may decline slowly with age. क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, जैसे क्रिस्टल होता है ना, तो क्रिस्टल क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का सॉलिड फॉर्म में आप समझ पा रहे होंगे। तो वो जो सॉलिड नॉलेज है ना वो तो बहुत होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस इसके थ्रू गेन हो जाती है। पर फ्लूइड नॉलेज मतलब फ्लूइड क्या होता है, बहता है। तो जो चीज़ समय के साथ आगे बढ़ रही है, जैसे कोई ऐसे स्किल या एआई का यूज़, एग्जांपल लेते हैं, एआई का जो यूज़ है वो आपको आज की डेट में, क्योंकि अभी ही एआई जो है वो रिसेंटली हम देख रहे हैं कि बहुत उसमें बूम आया है, तो हम देख सकते हैं कि जो इस समय के 60 वाले हैं ना वो उतना स्मार्टली उसको फॉरवर्ड नहीं ले पाएंगे। समझ तो जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जितना स्मार्टली वो इधर हमारे 21 ऑनवर्ड्स वाले समझ पाएंगे उतना आगे वाले नहीं समझ पाएंगे। तो ये फ्लूइड इंटेलिजेंस हो गया, जो कि बहाव के संग, मतलब चलती हुई चीज़ों के संग हम कितना अच्छे से चल पाते हैं। और क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड, यानी कितना हमने पहले से इकट्ठा किया हुआ है। ये टाइप भी होते हैं इंटेलिजेंस के दो, तो ये पता भी होने चाहिए आपको, राइट। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस में हमें उतनी कैपेसिटी नज़र नहीं आएगी जितनी क्रिस्टलाइज में आएगी। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पे लोग हाई होते हैं, क्योंकि दुनिया देख लेते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज पे वो हाई होते हैं। बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेना और स्पेशलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इस एज तक आते आते लोगों को पता होता है कि वो किस चीज़ में पर्टिकुलरली स्पेशलाइज्ड है, क्या काम है वो जिसके लिए वो बने हैं या वो बेहतर कर पाते हैं। अगेन मैं बार बार एक्सपीरियंस वर्ड यूज़ करूँ, क्योंकि इतने लाइफ में जिस चीज़ पर आप लगातार वर्क करते आ रहे होंगे उसका एक्सपीरियंस तो गेन हो ही जाएगा ना, उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ता है। इमोशनल रेगुलेशन बेटर होता है यहाँ पे, और सिलेक्टिव अटेंशन एंड मेमोरी में हम थोड़ा सा डिक्लाइन देखेंगे, वीक देखेंगे, उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, ना उतना मेमोराइज़ कर पाते हैं। जो लोग इस टाइम पर पढ़ने की कोशिश करते हैं उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम आती है। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी मल्टीपल पर्सपेक्टिव को देख पाना और बेटर जजमेंट कर पाना। मेटाकॉग्निशन पे हाई होते हैं, अपनी थिंकिंग को वैल्यू कर पाना, क्या हम समझ पा रहे हैं क्या नहीं समझ पा रहे हैं, मेटाकॉग्निशन पे भी हाई होते हैं। तो मिडिल एडल्टहुड जो है वो रिफाइंड थिंकिंग, लाइफ एक्सपीरियंसेस, ग्रेटर अडेप्टेबिलिटी के साथ मार्क्ड होता है। और क्या चेंजेस आते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस ओल्ड एज में, इनकी बात करते हैं। ओल्ड एज में बता पाना काफ़ी आसान है आपके लिए, क्योंकि कॉग्निटिव चेंजेस जो ओल्ड एज में होते हैं वो पर्सन टू पर्सन तो वेरी करते ही हैं, हर एज में करते हैं वैसे तो, लेकिन एजिंग जो है वो एक तरीके से कुछ डिक्लाइंस लेकर आता ही आता है, एजिंग का प्रोसेस। नॉट ऑल कॉग्निटिव फंक्शंस आर इक्वली इफेक्टेड, लेकिन कई सारे जो हैं वो मेंटल एक्टिविटीज़ में हम शार्प और कुछ में हम बहुत एडवांस लेवल देख सकते हैं। जैसे मेमोरी, एपिसोडिक, सीमेंटिक और वर्किंग, 3 टाइप की मेमोरी है, जिसमें रिकॉल ऑफ इवेंट्स में हम डिक्लाइन देखते हैं। जनरल नॉलेज स्टेबल होता है, जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी अच्छी से देखने को मिल सकती है। और वर्किंग मेमोरी यानी प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है, हमारी इमीडिएट मेमोरी को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो स्लो डाउन हो सकती है। तो उस टाइम पर पर्सन मल्टीटास्किंग हो, डिसीजन मेकिंग में उतना क्विक हो, ऐसा नहीं होगा। अटेंशन और कंसंट्रेशन की बात करें तो सस्टेनिंग अटेंशन में उनको प्रॉब्लम आती है, डिस्ट्रैक्शन जल्दी हो जाता है, मल्टीपल टास्क करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और किसी भी अटेंशन को सेलेक्ट करना भी उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व स्पीड और अनफेमिलियर सिचुएशन में डिक्लाइन, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस स्किल्स एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस, वही अगेन यहाँ पे भी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस पे आपको वो हाई दिखेंगे और फ्लूइड इंटेलिजेंस पर लो दिखेंगे। लैंग्वेज के एबिलिटीज़ की बात करें तो बेसिक लैंग्वेज स्किल जैसे कि वोकैब, ग्रामर, ये तो रहती ही हैं, लैंग्वेज वगैरह पर अच्छी कमांड रहती है, लेकिन टिप ऑफ द टंग एक्सपीरियंस होता है, जैसे वो फ्रीक्वेंट हो जाता है, वर्ड फाइंडिंग डिफ़िकल्टीज़ मोर फ्रीक्वेंट हो जाती हैं। कॉग्निटिव प्लास्टिसिटी, जो ब्रेन है वो कुछ एबिलिटी अडेप्ट कर पाता है, रिवायर कर पाता है, जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी ब्रेन उस हिसाब से वर्क कर रहा है, उसको पता है कि जो नॉलेज गेन है वो है, लेकिन कॉग्निटिव स्टिमुलेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाता, वहाँ पे चीज़ों में हमें फ़र्क देखने को मिलता है। क्रिएटिविटी एंड इंसाइट, अदर adults often show greater depth of thought and reflection, रीडिंग, राइटिंग, मेंटोरिंग, इन चीज़ों में हायर देखने को मिलता है। कॉग्निटिव डिक्लाइन एंड डिमेंशिया, वाइल माइल्ड कॉग्निटिव डिक्लाइन इज़ कॉमन, लेकिन नॉट ऑल ओल्डर अडल्ट्स डेवलप डिमेंशिया। ये एक प्रॉब्लम है जिसमें अल्जाइमर डिसीज़ भी आती है, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो कि एजिंग के पार्ट में नॉर्मली देखने को मिलती है। फैक्टर अफेक्टिंग कॉग्निटिव एजिंग, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ, डाइट, सोशल एंगेजमेंट, ये सारे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं इन चीज़ों को। मतलब अगर इंसान अवेयर रहे, अपने आप को जनरल नॉलेज से अवेयर रखे, लाइफस्टाइल अपना एक्टिव रखे, हेल्दी डाइट ले, तो एजिंग का प्रोसेस उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। लेकिन अगर इलनेस बनी रहे, सोशल आइसोलेशन हो, डिप्रेशन में जाए, तो कुल मिला के ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस का काम करते हैं जो किसी भी पर्सन को डिफ़िकल्टी में डालते हैं। तो कुल मिला के कॉग्निटिव एजिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स और इंडिविजुअलाइज प्रोसेस है। आपने देखा भी होगा कि मैंने ओल्ड एज में ज़्यादा कॉग्निटिव फंक्शनिंग को मेंशन किया हुआ है, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, जो अभी हम पीछे छोड़ आए हैं ना। कहाँ गया हमारा टॉपिक, लेट मी सी, ये देखिए, जो कॉग्निटिव चेंजेस इन ओल्ड एज कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। हालांकि मैं फिर यही बात कहूँगी, रिपीट करूँगी, मैं समझ रही हूँ कि ये जो अडल्टहुड का फेज़ है ना, ये तो आप बहुत अच्छे से थ्योरी तो क्या, उनको प्रैक्टिकल भी करके आ जाएंगे, समझा के भी आ जाएंगे बहुत अच्छे से, अगर आपके सामने कोई बैठ गया तो यहाँ पर हमारा आज का ये वीडियो ओवर होता है। एक बार मैं आपको आगे बता दूँ हम कहाँ से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। देखिए, कोशिश तो यही रहेगी कि हम इसका 11th पार्ट पे ना पहुँचे, क्योंकि आपने देखा वो 8 है ना, जैसे 8 ब्रेक थे, ऐसे और में भी थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा। तो क्या क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कोशिश ये रहेगी अगला वीडियो चाहे थोड़ा लंबा भी जाता है, लेकिन सारे टॉपिक हम कवर करके MPC 002 को यहाँ पर एंड करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे इसके मोस्ट प्रोबेबली लास्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू सुपर सून, बाय बाय।